तो चलो आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक फॉर्मूले पर पूरा टॉपिक डिपेंड है। वो क्या फॉर्मूला है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिजिड बॉडी मीन्स क्या। रिजिड, इस पर आई थिंक क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार। देखो रिजिड बॉडी क्या होती है। एनी बॉडी, जैसे हम इसको ऐसे हार्ड बॉडी, ऐसे मजबूत बॉडी, ये सेंस में ले सकते हैं। बट बुक की डेफिनेशन अगर देखें तो उसमें ऐसे दिया होता है, इफ देर इज नो चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ बॉडी ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। नो चेंज इन द डायमेंशन मीन्स उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहिए, वो उसको रिजिड बॉडी बोले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये डिस्टेंस, इस पर देखो कहीं तो भी नीट या जेडबल में आई थिंक क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन्स सेम। मीन्स कोई भी दो पार्टिकल, सपोज देखो ये रिजिड बॉडी है तो ये इसका एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल, इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा। अगर ऐसी बॉडी है देन दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम, ब्रिक ले सकते हैं, मार्बल, स्टोन, है ना ये। और कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकती है। ठीक है, मीन्स ये तो एक नियर अबाउट एग्जांपल्स है। स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, ब्रिक हो गई, टूट तो सकते हैं ना ये भी, बट एक नियर अबाउट एग्जांपल ले सकते हैं हम, इनको रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट रोटेशनल मोशन, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है। रोटेशनल मोशन कौन सी मोशन होती है? द मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस, और वो एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। पासिंग विद इन द बॉडी, विद इन वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विद इन मतलब वो बॉडी में से पास हो रहा है एक्सिस, है ना। दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब देखो ये सन है और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन है ना। दिस इज सर्कुलर मोशन। बट मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस मोशन इज रोटेशनल मोशन। या एक फ्लाई व्हील का एग्जांपल ले सकते हैं हम, या ग्राइंडिंग व्हील का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो ये जो मोशन है इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस विद इन द बॉडी। ये विद इन वर्ड इंपॉर्टेंट है, मीन्स वो बॉडी में से पास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। यही टॉपिक है हमारा आज का। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट, हर बॉडी में एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है। जैसे पेन को बैलेंस करना है हमको, तो यहाँ कहीं तो भी इसका बैलेंस होगा, बैलेंसिंग पॉइंट होगा। बुक को बैलेंस करके घुमाते हैं ना मैं इसे, तो वहां पर उसका बैलेंसिंग पॉइंट है। डिफाइन कैसे करते हैं इसको? द पॉइंट इन बॉडी एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि वहां पर उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरा का पूरा मास वहां पर आ गया, ऐसे सपोज करना है। एक्चुअली में नहीं है वहां पर, बट वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट पर हम सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जो रेगुलर शेप बॉडीज है उनका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर में, है ना। ये रेगुलर शेप का इधर उधर हो सकता है, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे करेंगे देखते हैं अभी बाद में। तो ये सिंपल सेंटर ऑफ मास मींस क्या? बैलेंसिंग पॉइंट, कोई भी बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट, और उसका मास वहां पर कौन, वो पॉइंट पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, चलो अब हम इसका डेरिवेशन बताते हैं। तो देखो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मींस हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, एक ही फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये m1 लिया मास, और ये मास लिया सपोज m2। अब यहाँ पर एक हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं सपोज r1, है ना। पोजीशन वेक्टर वगैरह क्या होता है हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ते हैं। और इसका पोजीशन वेक्टर ले लेंगे r2। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये लाइन पर कहीं तो भी होगा, यहाँ पर सपोज हम यहाँ पर ले लेते कहीं तो भी, इसके यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है सपोज r। अब यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, मोमेंट ऑफ मास। क्या होता है मोमेंट ऑफ मास? मोमेंट ऑफ मास सिंपल, अभी के लिए इतना याद रख लो, मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास।
मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, ये बाद में सब देखने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना वर्ड याद रखो, मोमेंट ऑफ मास। अब यहां पर ये जो पोजीशन है देखो, ये सेंटर ऑफ मास पर अभी दोनों बैलेंसिंग पोजीशन, मींस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों बैलेंसिंग होना चाहिए, मींस मोमेंट्स की जो एडिशन है वो इक्वल होना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम द सम ऑफ मोमेंट्स, द सम ऑफ मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। अब सम ऑफ मोमेंट अभी जो बताया मैंने, देखो ये m1 है, इसका डिस्टेंस x1 सेंटर ऑफ मास से इधर की तरफ ये x1, ओके, प्लस ये m2 है और इसका डिस्टेंस इधर ये x2। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, मींस ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x1 और x2 की वैल्यू बनाएंगे हम। देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ में, देखो टेल टिप मींस ये r प्लस टेल टिप मींस x1 इज इक्वल टू टिप टेल, ये r1। तो x1 की वैल्यू क्या बन गई यहां पर, r1 माइनस r। ऐसे इस ट्रायंगल में देखो ये r प्लस x2, टेल टिप प्लस टेल टिप इज इक्वल टू टिप टेल, ऐसा आएगा r2। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, r2 माइनस r। तो ये दो वैल्यूज यहां पर पुटअप कर देंगे। तो m1 x1 की वैल्यू क्या बन गई, r1 माइनस r प्लस m2, और x2 की वैल्यू देखो r2 माइनस r है, r2 माइनस r इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व किया हमने और थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह किया, तो लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला ऐसे बनेगा, देखो इक्वल टू RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसका x कोऑर्डिनेट अगर लिखना है हमको, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे xcm इक्वल टू, इसको देखकर, अच्छा ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते तो हम इसको ऐसे लिखते, यहाँ पर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn, और यहाँ पर और प्लस एंड सो ऑन प्लस mn, ऐसे लिखते अगर n पार्टिकल 3 4 कितने भी रहे तो। अब इसको अगर हम दो ही पार्टिकल के लिखते, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे लिखेंगे। y कोऑर्डिनेट अगर पूछा हमसे, तो y कोऑर्डिनेट ycm इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। z कोऑर्डिनेट पूछा तो, ये तो पूछते नहीं जनरली, बट अगर पूछा तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसे हम x y z कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इतना ही याद रखना है, बस इतना, ये फॉर्मूला, ये इतना, ठीक है। और इसमें भी दो दो पार्टिकल ही गिवन होते हैं जनरली नीट के क्वेश्चंस में, ओके। अच्छा अब इसको हम, ये जो फॉर्मेट में लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कोई बुक में ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा, RCM इक्वल टू समेशन फॉर्मेट में, समेशन MI RI अपॉन समेशन MI वेयर I इक्वल टू 1 to n। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। फिर से फॉर्मूला इतना ही याद रखना है, ओके। देखो सेंटर ऑफ मास के और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मींस हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे भी ले सकते हैं। सपोज ये एक m1 मास है, m2 मास है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां से ले सकते हैं, या फिर इसी एक मास को ओरिजिन कंसीडर कर लो, यहां से भी ले सकते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। दूसरा, डिपेंड ऑन शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास डिपेंड अपॉन शेप ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एंड इस पर एक PYQ देखेंगे हम, आया पूछा इस पर, सेंटर ऑफ मास कैन लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द बॉडी। तो देखो सेंटर ऑफ मास अगर कोई ऐसे डिस्क है, सपोज ऐसे डिस्क, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर है। आउटसाइड कब हो सकता है, जैसे कोई रिंग है, एक रिंग,
तो सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मीन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि रिंग का मास तो यहाँ पर है सर्कमफरेंस पर, या ऑन द बॉडी भी हो सकता है। सपोज कोई ऐसी एक हाफ रिंग है तो यहाँ पर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, है ना। इफ ओरिजिन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन, इफ ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास मीन्स ओरिजिन अगर हमने सेंटर ऑफ मास पर ले लिया, मीन्स देखो ऐसे दो मास ऐसे M1 एंड M2, और इसी के सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन ले लिया हमने, तो ये डिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। स्टार्टिंग में जो बताया था मैंने, M1r1 इज इक्वल टू M2r2, या इनकी जो एडिशन होगी M1r1 मीन्स इस तरफ ले लो M1r1, और ये M2r2 इधर ले लो, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स ऐसे लिखेंगे हम इसको M1r1 माइनस M2r2 डायरेक्शन चेंज की वजह से इज इक्वल टू 0, या सिंपल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, एक मोमेंट ऑफ मास इधर और एक मोमेंट ऑफ मास इधर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज कर दो, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में यहाँ पर x1 x2 xn था, यहाँ पर v1 v2 v3 लिख दो। एक्सेलरेशन में चेंज कर दो a1 a2 a3 एंड अपॉन m, अपॉन में तो सेम ही है, तो ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। और देखो अगर कहीं हमको फोर्स फॉर्मूला यूज करना, अगर फोर्स का फॉर्मूला यूज करना, तो फोर्स का तो बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है हमको, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट वो एक्सेलरेशन किसका होगा, वो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का। मोमेंटम के फॉर्मूले में वो मोमेंटम होगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो भी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखो कुछ रेगुलर शेप बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे थोड़ा सा नॉलेज बेस याद रख लो सिर्फ। होलो स्पीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर, रिंग, डिस्क, रॉड, प्लेन लैमिना मीन्स वो भी वो स्क्वायर या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के फॉर्म में होता है, ट्राइंगुलर प्लेन लैमिना। अच्छा यहाँ तक देखो, सबके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास है ना, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। अब ये प्लेन लैमिना या स्क्वायर जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास देखो कहां पर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर। ट्राइंगुलर लैमिना कहां पर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन। एनसीईआरटी में ऐसी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो, देखेंगे वो भी। रेक्टेंगुलर और क्यूबिकल ब्लॉक फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। हॉलो सिलेंडर मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिड पॉइंट मीन्स ये एक्सिस, ये सिलेंडर है तो ये इसका एक्सिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास होगा उसका। या फिर सॉलिड सिलेंडर पर भी वैसे मिड पॉइंट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। इतना याद रखो, ये तो वैसे भी याद रह ही जाता है हमको। सॉलिड कोन और पिरामिड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो 3h/4 ऑन द एक्सिस ऑफ कोन एट पॉइंट at distance 3h/4 from the vertex where h is the height of the cone। सपोज कोई कोन ऐसे है, ये ऐसे, तो ये हाइट है, h हाइट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये वर्टेक्स से 3/4 मीन 0 पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये 0.75 मीन्स 3/4 पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसी नॉलेज बेस याद रख लेना है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। देखो टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम respectively are connected to the ends of rigid rod of length। ये रॉड की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, लेंथ इज 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास, मींस रॉड का मास कंसिडर नहीं करना है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 किलोग्राम। देखो अब सिंपल इसको पहले शॉर्टकट से देखो, दोनों अनइक्वल मासेस है। देखो ये सेंटर है, रॉड का सेंटर है, ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, तो हमारा आंसर किधर होना चाहिए, 5 से ज्यादा आंसर होना चाहिए हमारा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द हेवियर मास। तो 5 से ज्यादा आंसर देखो कौन सा है, ये नहीं है, 10 तो हो ही नहीं सकता पूरा, मीन्स यहाँ पर आगे सेंटर ऑफ मास हो ही नहीं सकता। 5 से ज्यादा देखो ये है 20/3, तो ये क्या आएगा 6.667 ऐसे आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 3.33, तो आंसर क्या हुआ हमारा ए, ठीक है। तो ऐसे देखो इसको तभी सॉल्व हो जाता है, या फिर अगर बाय कंसेप्ट सॉल्व करना है इसको तो देखो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसका ओरिजिन मान लो, है ना, और अपना फॉर्मूला यूज करो RCM इक्वल टू ये M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2।
तो m1 देखो, m1 मीन्स फर्स्ट मास कितना है 10 है, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास सपोज x है। अब m1 कितना है 10 किलोग्राम है, और ये ओरिजिन से x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, मीन्स ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगी। m2 कितना है 20 है, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका 10 है, और दोनों मासेस की एडिशन कितनी हो जाएगी 10 + 20, तो ये हो जाएगा 30। एक 0 0 कैंसिल करो तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20/3। ये इतना सॉल्व करना ही नहीं, इसको थोड़ा कंसेप्ट लगा दो, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। अब देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी देखो, वैसे इसका आंसर कमेंट करके बताना है मुझे। चलो, या अभी वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, ये देखो एक ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो पहला मास कहां पर रखा है 300 ग्राम एट ओरिजिन, मींस यहां पर रखा है 300 ग्राम, पहला मास यहां पर है 300 ग्राम। दूसरा मास कहां पर है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम है सपोज, और इसके लिए डिस्टेंस दिया है 40 सेंटीमीटर। और तीसरा मास कहां पर, तीसरा मास है x = 70, मींस ये है 700 400 ग्राम, और इसका जो डिस्टेंस दिया है ये है 70 सेंटीमीटर ऐसे। तो क्या पूछा है हमसे, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज, अब 3 पार्टिकल है तो 3 पार्टिकल है तो इसको ऐसे कर दो, RCM = m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और देखो एक बात नोट करो, यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का ये जो आंसर आएगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा। ऐसे अगर इधर भी वैल्यूज दिए होते तो हम y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह पर y1 y2 y3। तो देखो फर्स्ट मास यहाँ पर है, बट उसका उसका डिस्टेंस तो 0 है, x एक्सिस ओरिजिन पर है, तो ये टर्म तो वैसे भी 0 होगी। m2 कितना है 500 ग्राम है, और x2 डिस्टेंस कितना है उसका 40 सेंटीमीटर में है, 40। ऑप्शन हमारे सभी सेंटीमीटर में, तो ऐसे आंसर रहने देते हैं, इसको ऐसे सेंटीमीटर में रहने देंगे। m3 मास कितना है 400 है, और इसका डिस्टेंस कितना है 70 है, अपॉन अपॉन तीनों मासेस के एडिशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो, ये 700 प्लस 7 और ये 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। चलो अब ये सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 20, और ये 3 0 लगा दो, प्लस ये 28 और 3 0 लगा दो, अपॉन 1200, तो 28,000 प्लस 20,000 कितने हो गए 48,000, 48,000 अपॉन 1200, तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, और 12 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो 12 कितना 12 4 जा 12 4 जा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में ही क्वेश्चन है। टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम हैव पोजीशन वेक्टर्स, उनके पोजीशन वेक्टर ये है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इज, तो देखो हमको फॉर्मूला अभी भी वही से यूज करना है, RCM = m1r1 प्लस m2r2 ऐसे यूज करेंगे हम, बिकॉज आई जे के मीन्स तीनों भी एक्सिस है यहाँ पर, अपॉन m1 प्लस m2, तो सिंपल ये यहाँ पर वैल्यूज पुट अप कर देंगे। देखो m1 कितना है 1 है, 1 इंटू r1 कितना है ये है, r1 है I प्लस 2j प्लस k, और m2 कितना है 3 किलोग्राम है, और सेकंड पोजीशन वेक्टर ये है -3i -2j प्लस k, और इनके एडिशन कर लेंगे, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा I प्लस 2j प्लस k, ये -9i -6j प्लस 3k, और अपॉन 4, तो आई ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8i -8i, और ये हो जाएगा -4j और k के लिए क्या आएगा +4k डिवाइडेड बाय 4,
तो फिर देखो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा। 4 से हर टर्म को डिवाइड कर दो तो -2 आए, -j+k, तो आंसर कौन सा हो गया फिर ए। ओके, देखो अभी 2002 में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द लीनियर डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर इज प्रोपोर्शनल टू x। मींस क्या, लीनियर डेंसिटी, देखो लीनियर डेंसिटी, सबसे पहले तो लीनियर डेंसिटी क्या होता है, सपोज लैम्बडा से डिनोट किया हमने। लीनियर डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास लैम्बडा दिया है हमको, और ये प्रोपोर्शनल टू है x को। मींस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लीनियर डेंसिटी बढ़ेगी। मींस हमारा जो रॉड है वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज देखो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो लीनियर डेंसिटी तो सेम है। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास, ये जो रॉड है वो ऐसा होना चाहिए समथिंग, देखो ऐसे। देखो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो लीनियर डेंसिटी भी बढ़ते जा रही है उसकी, है ना। मींस नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। तो अब यहाँ पर ये दिया है इनको लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्बडा इक्वल टू के एक्स, और रॉड की जो टोटल लेंथ है वो है 3 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो ऐसे करेंगे, एक सिंपल सा देखो एक छोटा सा एलिमेंट यूज कर ले लेंगे हम ऐसे। ऐसा छोटा सा मास ले लिया, इसका मास है सपोज dm, और इसकी विड्थ है dx, और ये ओरिजिन से सपोज x डिस्टेंस पर है। तो अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमने एक फॉर्मूला भी बताया था ऐसे, RCM इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm, है ना, कंटिन्यूस बॉडी के लिए। तो कुछ भी नहीं करना है, डीएम का मास देखो ऐसे कैलकुलेट कर लो, डीएम इक्वल टू क्या करना है, मास पर यूनिट लेंथ को, मींस लैम्बडा को या लीनियर डेंसिटी को सिर्फ इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी लेंथ ली हमने सपोज dx, तो ये dm इक्वल टू लैम्बडा dx, ये इसका मास हो गया, इतने पार्ट का मास हो गया ये। ठीक है, बस यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप कर देते। dm के लिए रखेंगे लैम्बडा, और अच्छा लैम्बडा के लिए हम kx ले लेते हैं, kx dx, ये यहां से। तो डीएम के लिए लेते हैं के एक्स डी एक्स, और एक्स यहां पर था एक, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे अपॉन इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन डीएम है तो यहां पर फिर से के एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। देखो लिमिट्स क्या लेना है इनको, 0 to 3, बिकॉज रॉड की लेंथ 3 मीटर थी, यहां पर भी 0 to 3 ले लेते, के को कॉमन लेकर छोड़ दो। अब ये एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ अपॉन 3, और लिमिट्स आएंगे 0 to 3। यहां पर भी वैसे ही होगा, यहां पर वैसे नहीं, देखो यहां पर x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, और लिमिट्स आएंगे 0 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं। देखो यहाँ पर 1/3 साइड में लो, तो ये हो जाएगा x³ 0 to 3 अपॉन 1/2 को बाजू में लो, x² 0 to 3। अब देखो ये 3x की वैल्यू 3 पुट अप कर दो, तो पहले तो ये नंबर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/3, और इसको इंटू करके 2/1 लिख लेते हैं। ओके बराबर है। और यहाँ पर हम इसको, अब देखो लोअर लिमिट तो 0 है तो वो लो ही मत, 3 का यहाँ पर x की वैल्यू 3 का क्यूब 27 अपॉन, और यहाँ पर 3 लिमिट रख दो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ठीक है, तो अब देखो ये 27 और 27 कैंसल होकर लास्ट में हमारे पास क्या बचा 2, तो आंसर क्या है फिर हमारा 2 मीटर। देखो ये लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं है, मास ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिपेंड नहीं है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इस पर भी डिपेंड है, तो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं, फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज रिजिड बॉडी लेते हैं ना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, C एंड O, द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस दिया है r, कितना डिस्टेंस दिया है 10⁻⁻10, कभी कभी एंगस्ट्रॉम वर्ड भी यूज कर लेते हैं उसको। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लास्ट एक्सरसाइज में ऐसे सेम क्वेश्चन दिया है, सेम। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम इज, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम इज, तो सिंपल क्या कर रहे हो इसको, देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 AMU होता है,
और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU होता है। ठीक है, तो हमको अगर आंसर डायरेक्ट ही शॉर्टकट से कैलकुलेट करना है तो सेंटर इसका ये है, ये सेंटर है। तो सेंटर ऑफ मास, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1.12 10⁻⁻10। तो 1.12 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 0.56, 0.56 इतना ही आता है क्या? हाँ, तो इसका हाफ कितना है 0.56। तो हमारा सेंटर कहां से पूछा हमको, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम कार्बन एटम इज, कार्बन एटम से कितना, तो ऑब्वियसली आंसर कितना होना चाहिए हमारा 0.56 इंटू 10⁻⁻10 से ज्यादा होना चाहिए आंसर, यहां पर कहीं तो भी। तो इससे थोड़ा ज्यादा आंसर देखो कितना है, ये तो नहीं है एग्जैक्ट सेंटर पर नहीं होगा, कम नहीं होगा, ये भी कम है, तो आंसर हमारा 0.64। या फिर मैंने जो मेथड बताया था वैसे भी वो थोड़ी लेंदी मेथड हो जाएगी ना। देखो अभी जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस चैप्टर के पीछे जो होता है ना दिया हुआ, वहां पर ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो क्या दिया है, HCl मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पर क्लोरीन ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 1.27 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10 मीटर। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल गिवन दैट क्लोरीन एटम इज अबाउट 35.5 times as massive as a hydrogen atom and nearly the mass of an atom is concentrated in its nucleus। मीन सिंपल ऐसे दिया है, क्लोरीन का मास मान लो 35.5 AMU है, और इसका मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 AMU होता है ना। एक्चुअल वो 1.008 होता है, बट 1 AMU लिया तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है यहां से, हाइड्रोजन एटम से फाइंड आउट करो या फिर इधर से कर लो। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेना, अप्रोक्सीमेट भी किए तो चलता है। चलो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 पॉइंट है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दिया है, 3 masses आर लोकेटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। तो इनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है हमको, और साइड दी है, ईच साइड इज ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ट्रायंगल है तो इसका डायरेक्ट सेंटर नहीं ले लेना है, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर ट्रायंगल रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मींस ये जो सेंटर है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये नहीं लेना है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास देखो, पहले तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे हम पहले, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और लेंथ 0.5 मीटर मींस ये हो जाएगा 0.25, और ये टोटल डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो अब ये सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट देखो ऐसा आएगा, एक्स सी एम इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा आएगा। अब देखो फर्स्ट मास है 100 ग्राम, ठीक है, तो m1 की जगह पर लिख लेंगे हम 100 ग्राम, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 0 है, एक्स वाई एक्सिस से ओरिजिन से 0 है, तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल 0 हो जाएगी। प्लस m2, m2 मींस ये मास ले लो 150 ग्राम, और इसका डिस्टेंस कितना है देखो 0.5, प्लस m3, m3 मींस ये 200, और इसका डिस्टेंस कितना है देखो, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए इसका, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ये देखो एक्स एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0.25 ही है ना, y कोऑर्डिनेट इसका ये है, तो मींस यहां पर आएगा 0.25, और तीनों मासेस की एडिशन कर लेना है, तो एडिशन हो जाएगी 100 प्लस 150 प्लस 200। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये तो 0 ही हो गया ये, अब इसको 0.5 है मींस 1/2 कर दो, 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 75, 75 प्लस ये हो जाएगा 0.25 मींस 1/4, 1/4 इंटू 200, तो ये 50 हो गया, 50, और ये सब ग्राम वगैरह कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 450, 450, तो ये कितना हो गया 0.5 125 अपॉन 450। तो देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सपोज इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 5 जा, और ये 25 1 जा, कितने बचे 20 20 0 200 हो गए, 25 8 जा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 5/18।
तो हम इसका x कोऑर्डिनेट 5/18 ऐसे साइड में लिख लेते हैं, 5/18 मीटर लेके ना, मीटर में ही डिस्टेंस मीटर में भी। अब ऐसे क्या करना है, इसका y कोऑर्डिनेट, इनके y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। y कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको सिंपल ऐसे लिख लेंगे, देखो y कोऑर्डिनेट मींस YCM इज इक्वल टू M1y1 प्लस M2y2 प्लस M3y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ओके, अब देखो ये फर्स्ट मास लिया हमने 100, इसका इसका अभी भी y कोऑर्डिनेट भी 0 है, बिकॉज ये तो ओरिजिन है हमारा। सेकंड मास जो है 150 ग्राम, 150 ग्राम इनटू इनटू देखो इसकी y वैल्यू कितनी है, देखो y वैल्यू तो 0 है, x एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ये भी 0 हो गया। प्लस अब बचा M3, बचा M3 कितना है 200, और इसकी y वैल्यू देखो ये है इतनी इतनी, है ना, तो ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेंगे। ये साइड कितनी है 0.5 है, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो y3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y3 मींस ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस। तो अब ये 1/2 का स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो यहाँ पर। 0.5 मींस कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर। अब 0.25 मींस कितना 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस x प्लस y3 स्क्वायर। यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं 1/4 माइनस 1/16 इक्वल टू y3 स्क्वायर। तो ये 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 64 इज इक्वल टू y3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, देखो 4 से 3 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा √3/, इसका 16 का 4, y3 की वैल्यू √3/4, तो यहाँ पर आएगा √3/4 अपॉन अपॉन फिर से इनके मासेस के एडिशन कर लो। मासेस के एडिशन कितनी आएगी, फिर से ये 300 450 ग्राम, 450 ग्राम, तो ये तो 0 है, 0 छोड़ दो इसको। इसको अब लिख लेंगे 50√3 अपॉन 450, तो 0 0 कैंसल, 5 से इसको डिवाइड करो 5/9, √3/9, तो इसका y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का √3/9। इसका आंसर ऐसे दिया है, देखो √3, इसको 3, इसको लिखा 3 × 3, फिर ये √3, ये 3 को √3 इंटू √3 तो √3 कैंसल। तो बुक में एनसीईआरटी में ऐसे आंसर दिया है, देखो। तो इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फिर हमारा सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो गया 1/3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल 7.2 क्या दिया, ऐसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रोइड पर होता है, ये नॉलेज याद रखना है सिर्फ, इसको हमको कैलकुलेट करना नहीं है, कैलकुलेट कर कर बताया भी नहीं है, सिर्फ इसका सेंट्रोइड पर होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। ट्रायंगुलर लैमिना मींस ये यूनिफॉर्म बॉडी है तब, है ना, और कंटिन्यूअस बॉडी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, चलो एग्जांपल 7.3 सॉल्व करते हैं। देखो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप, ये देखो एल शेप लैमिना है लाइंग इन XY प्लेन विथ डायमेंशन शोन, द टोटल मास ऑफ द लैमिना इज 3 किलोग्राम। तो देखो हम क्या करेंगे, अब इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, और इनको 3 मासेस कंसीडर कर लेंगे। तो इसका xcm जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऐसे होगा m1 xcm इक्वल टू m1 x1, तो ये जो है ये है m1 हमारा, m1 है 1 किलोग्राम, देखो ये 3 किलोग्राम है, तो ये 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, और इसका जो सेंटर है उसका x डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, बिकॉज देखो ये जो साइड दी है, ये बॉक्स जो दिख रहा है वो 1 मीटर का है, तो इसका हाफ कितना होगा 0.5 मीटर होगा। डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आएगा हाफ मीटर, क्योंकि टोटल कितना 2 है, तो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया, तो उसका सेंटर का x डिस्टेंस है हाफ मीटर, ये हो गया m1 x1 हो गया, प्लस m2 x2, m2 कितना है m2 भी 1 है, और x2 मींस ये डिस्टेंस होना हमारे, ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास ये, तो ये 1 है और ये हाफ है, मींस 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2 प्लस प्लस अब ये मास देखो, इसका मास भी 1 किलोग्राम ही है, और इसका x डिस्टेंस भी हाफ, और इसका x डिस्टेंस भी हाफ ही है ना,
और अपॉन आएगा 3 बिकॉज टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इज 3। तो ये कितना हो गया 1 इंटू हाफ हाफ प्लस ये हाफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 और ये अपॉन 3। तो 1 प्लस 3/2 कितना हो गया 3 प्लस 2 5/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5/6। तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, x कोऑर्डिनेट आ गया 5/6 मीटर। तो ऐसे हम अब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो y कोऑर्डिनेट में फिर अब यहाँ पर क्या आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो अब ये बॉक्स ले लो, तो इसका मास कितना है 1 है और इसके y वैल्यू कितनी है, देखो y वैल्यू है इसकी फिर से हाफ, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस, तो ये है हाफ प्लस m2 1 किलोग्राम है और इसके भी सेंटर की y वैल्यू कितनी है, हाफ ही है, हाफ प्लस m3 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम और इसके सेंटर की y वैल्यू देखो इतनी है, ये इतनी। तो ये 1 मीटर हो गया और ये हाफ मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 3/2 मीटर। फिर से वैसे आई थिंक आंसर आ जाएगा अपना। अपॉन टोटल मास कितना है 3, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3/2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 3। मीन्स अगेन आंसर कितना आएगा हमारा 5/6 मीटर। तो इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना है 5/6 मीटर। ठीक है।